वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, एमएससी फाइनल ईयर का और फर्स्ट ईयर का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। फाइनल ईयर प्रीवियस ईयर दोनों ही हमारे साथ साथ चल रहे हैं एमएससी के। ठीक है, आप लोगों को मालूम है। और एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए। एमएससी का फर्स्ट ईयर और यानी कि प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर। ठीक है, तो देखो सेकंड ईयर के तो हम लोग सारे पेपर पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट पेपर चल रहा है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। बस एक लास्ट पेपर चल रहा है, इसके अलावा हम सारे पेपर पढ़ चुके हैं पहले ही। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आप लोगों को, इस लेक्चर के भी। यदि आप गलती से सेकंड ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर के लेक्चर पे क्लिक करके आ गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, सारे आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आपके फाइनल ईयर के भी। पहली चीज ये होने के बाद अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यदि आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के, तो टेंशन मतलब स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी फर्स्ट पेपर ही चल रहा है अलजेब्रा। जैसे ही इसकी 2 यूनिट कंप्लीट होती है, हम लोग नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। मेरे पास कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा की सिर्फ 2 यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है, 5 से 6 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अभी आप लोगों को पता है 2-2 यूनिट पढ़ लेंगे तो मतलब आप लोग 80 नंबर का पढ़ लेंगे। क्लियर है ना ये सारी चीज? क्योंकि एक यूनिट से 40 नंबर, दूसरी यूनिट से 40 नंबर, टोटल 80 नंबर। और हमें अटेम्प्ट करना है भैया 50 नंबर का, इसीलिए मैं तकरीबन 30 नंबर का तो देखो एक्स्ट्रा पढ़ा के चल रही हूँ। तो 2-2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर ले, फिर रियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का आप लोगों को बिल्कुल एमएससी फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा का पेपर का ही थ्योरम है। क्या है? यदि ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, देखो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं लिखा, फिर भी समझ आ गया मुझे कि ए मैट्रिक्स है। क्यों आ गया? क्योंकि जो ये सेट दे रखा है ना तुम्हें, m n क्रॉस n और अंदर लिख रखा है फील्ड f। इसका मतलब ही ये होता है, ये जो सेट होता है ना, मैट्रिक्स का सेट होता है, वो मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस n की है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका जो ऑर्डर है n क्रॉस n है, और जो उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, ये मैंने इस तरह से मत लिखो है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं, रो और कॉलम के तरह। ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रही है, ये बिंदी बिंदी, ये कहां से आ रही है? फील्ड एफ से। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? एक मैट्रिक्स। तो यदि थ्योरम कह रही है ए कोई मैट्रिक्स है इनवर्टेबल, इनवर्टेबल बोले तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए। इनवर्टेबल के लिए क्या डेफिनेशन होती है? यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बी उसका इनवर्स है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आता है आप लोगों के पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, इनवर्स की डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो बस यही चीज कह रहा है यहाँ पर, यदि ए मैट्रिक्स इनवर्टेबल है यानी कि इसका इनवर्स बी एग्जिस्ट करता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। यानी कि यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये नॉन सिंगुलर होगी। और यदि ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये अपनी थ्योरम है स्टूडेंट्स। ये अपन थ्योरम आज प्रूफ कर रहे हैं, पर तो हमने 12th क्लास में ली थी, इसका यूज तो 12th क्लास में कर लिया था। क्या आप लोग वहां पर नहीं करते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि 0 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 का मतलब हम क्या समझते हैं? सिंगुलर से। तो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूं, यदि ए नॉन सिंगुलर है मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, 0 का मतलब तो सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 0 जब होता है जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम 12th में एक फार्मूला यूज करते थे, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ क्या आता था अपना एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? बस जो हमने 12th क्लास में यूज करी थी ना चीजें, उन्हीं को आज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप आज पढ़ रहे हैं पीएचडी जब करेंगे, जब आप इन पे पेपर लिखोगे यानी खुद आप चीजों को रिसर्च करोगे। ठीक है, चलिए तो अपन इसका थ्योरम करते हैं, प्रूफ करते हैं। उससे पहले ये बता देती हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछी गई थी
थ्योरम, और आप लोगों को मालूम होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो थ्योरम पूछी जाती है अक्सर वो राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में आ जाती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के देखिएगा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराए हुए, टेलीग्राम पे भी पढ़े हुए, अपने टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है, और यहाँ भी पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, है ना। आप एक बार चैनल पे विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वहां देखिएगा, वहां भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग आराम से कंपैरिजन कीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन मत्स्य में अक्सर आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, चलिए तो अब अपन लोग इसका प्रूफ करते हैं, आराम से लिख लीजिए जो भी लिखना है, यहाँ से कुछ लिखने का है नहीं, ये 2-3 चीजें लिखनी है, सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फिर अपन लोग प्रूफ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ जो भी आप लोगों को थ्योरम का पेपर है, जैसे अलजेब्रा होगा, रियल एनालिसिस हो गया आप लोगों का, सबसे पहले जो भी दिया है ना उससे लिखा करो, और फिर जो प्रूफ करना है उसे लिखो। उसके बाद स्टेटमेंट जो आप लोगों को लिखना है, जैसे जो भी प्रूफ करना है, ये मान के ये प्रूफ करना है, फिर उस चीज को लिखो और फिर प्रूफ स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिखोगे जब भी नंबर मिलेंगे। मैं आप लोगों से हर लेक्चर में ये चीज बोलती हूँ, थ्योरेटिकल पेपर है, डरिए मत, सिर्फ तरीके से लिखने की जरूरत है। मैं आप लोगों को एक किस्सा बता देती हूँ, एक बार छोटा सा, लेट नहीं लगेगी। अभी मेरी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट से बात हुई थी, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के फाइनल ईयर के, सॉरी हाँ अभी वो फाइनल ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था वो पहले उस वक्त, है ना, फर्स्ट ईयर का एमएससी का स्टूडेंट था। तो उस वक्त आपके क्या रीट वगैरह की निकली हुई थी वैकेंसी, तो बीएड किया हुआ था उन्होंने, स्टूडेंट जो भी थे बीएड किया हुआ था, एमएससी कर रहे थे, तो रीट के वैकेंसी निकली हुई थी, तो उन्होंने एग्जाम देने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही थी। उसी दौरान आ गए अपने एमएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम, तो स्टूडेंट एग्जाम आ गए, रीट की तैयारी चल रही है, तो बंदा नॉर्मल सी बात है, एक महीने पहले बुक उठा के देख रहा है एमएससी की। स्टूडेंट्स मेरी जो बात हुई थी साफ साफ बोला था उनको, मैंने एक महीने पहले उठा के देखी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस मैंने जो डेफिनेशन थी ना वो तरीके से पढ़ के गया था, और जब एग्जाम देने गया तो एक थ्योरम नहीं आती थी। एक महीने पहले स्टूडेंट्स आप थ्योरम पढ़ भी लोगे ना, 5 पेपर हैं, सभी को पढ़ोगे भी दिक्कत होती, नहीं हो पाते कैसे भी। तो तरीका उसने क्या बताया, सिंपल सा, सबसे पहले गिवन लिख कर आया, जो शो करना है वो लिख कर आया, और बीच में कुछ भी लिख दिया जो उससे आता था। डेफिनेशन जैसे नॉन सिंगुलर क्या होता है, इनवर्टेबल क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्या है, तरीके से खोल खोल के चीजों को लिख दिया, और लास्ट में जो प्रूफ करना है हैंड्स इस तरह से लिख दिया। इसमें सबसे अच्छे नंबर अलजेब्रा में आए थे, उस स्टूडेंट के सबसे अच्छे नंबर अलजेब्रा में आए थे, मुझसे खुद कह रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पढ़ गया था, एक महीने में सिर्फ सबसे अच्छे नंबर फिर इसने अलजेब्रा दे दिए। मैं आप लोगों से वही चीज कह रही हूँ, तरीके से लिखोगे ना नंबर मिल जाते हैं। किसी को भी सारी थ्योरम याद नहीं रहती है। क्या आपको सारी थ्योरम याद है, आपकी बीएससी की सारी थ्योरम याद है, तो कॉपी जो चेक कर रहे हैं वो क्या थ्योरम रट के आए तब आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। नॉर्मली सोचिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं बोलूंगी, दिक्कत नहीं है, बस तरीके से पढ़ लो, जो नहीं भी आ रही ना तो घबराना मत, डेफिनेशन तो आती होंगी उन्हें लिखा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहले बस मैंने वही लिखा जो भी गिवन है, कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, डिफाइंड ऑन अ फील्ड f, दैट इज a इसमें बिलोंग कर रहा है। देन वी शैल प्रूव दैट, हम ये प्रूव करेंगे a इन्वर्टेबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो फर्स्टली हम क्या प्रूव करेंगे भैया, फर्स्ट हम शो करेंगे a इन्वर्टेबल है यदि, इफ a इज इन्वर्टेबल देन a इज नॉन सिंगुलर। अब देखो इतनी जगह तुम्हारी इसी से बढ़ गई जो क्वेश्चन में दिया है, अभी तक कुछ प्रूफ किया है क्या। फिर इसके बाद फिर मैंने यही लिखा है, सो लेट, ये मान के ये प्रूफ करना है ना, फिर यही चीज लिख दी कि लेट a इज इन्वर्टेबल। समझ रहे हो, a इन्वर्टेबल है, इसका मतलब मैंने अभी बताया था क्या, a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू i, है ना, यानी कि इसका इनवर्स क्या है b, तो मैं इस b को a इनवर्स में तो लिख सकती हूँ ना। समझ रहे हो, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो b है इसको इनवर्स ही तो कह रही हूँ a का, तो इसको क्या मैं a इनवर्स नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ये i, मैंने इसी को यूज करा है, यदि इन्वर्टेबल है तो a इनवर्स इज इक्वल टू i होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट दिस, डिटरमिनेंट i। ठीक है, अब दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लो डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ a और मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। और आपको नॉर्मल सा ये सभी को पता रहता है कि i कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है। आप लोग चाहें तो निकाल के देख लीजिए। तो अब देखो दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, इस तरह से समझ लो, दो कोई भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है,
इसका मतलब उनमें से कोई भी जीरो पे इक्वल नहीं है। अगर जीरो पे इक्वल होता, मल्टीप्लाई करते तो इधर जीरो आता, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो ऑफ ए है वो जीरो नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो यही तो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन होती है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है इसका मतलब जो ए है वो नॉन सिंगुलर है। यदि जीरो आ जाता तो कह देते ए सिंगुलर है। ए को इनवर्टेबल मान के चले थे आप लोग, इतनी जल्दी नॉन सिंगुलर प्रूफ भी कर दिए हैं। एक पार्ट प्रूफ होता है, अब हम करेंगे कन्वर्सली। कन्वर्सली भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ कुछ करा क्या, कुछ भी नहीं करा स्टूडेंट। ऐसे ही कन्वर्स पार्ट है, उसमें आधी चीजें तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, यानी कि जो प्रीवियस थ्योरम थी, प्रीवियस स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, उन्हीं को यूज करके हमें उसका कन्वर्स प्रूफ करना है। ठीक है, समझ आता है? समझिए, नहीं आता तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, घबराइए मत, याद कर लीजिए। क्या हो गया, अपने टाइम में सब याद करते हैं, हमने भी याद किया था। धीरे धीरे ही चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग आराम से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को कन्वर्स पार्ट की ओर लेके चलती हूँ। कन्वर्सली में हम लोगों ने मान लिया अब की बार की क्या, ए नॉन सिंगुलर है, और प्रूफ कर देंगे कि ए इनवर्टेबल होगी। तो देखो कैसे करेंगे, ए नॉन सिंगुलर मान लिया, उसके बाद मैं जानती हूँ, ये हम लोग थ्योरम स्टूडेंट्स जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पता है नेट की जब आप तैयारी करोगे ना तो वहां पर इस थ्योरम से मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे रैंक निकालने के लिए इस थ्योरम का, इस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। क्या है तो देख लो, वी नो दैट एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन है, वो इन्वर्टेबल होती है इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए एन है। यानी कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर रैंक भी उसी के बराबर आ गई तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ए मान लो आप लोगों को इन्वर्टेबल दी है और पूछ रहा है रैंक क्या होगी, या फिर ए कोई मैट्रिक्स दी है, आप लोग उसका इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स निकाल सकते हैं ना आराम से, फॉर्मूले से बताया था। इन्वर्स निकालने के बाद देख लीजिए वो क्या आ रहा है, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए चलिए स्टूडेंट्स छोड़िए फिर उसको, क्योंकि फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे और चीजें नेट वाली आ जाएंगी, फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए। छोड़िए, यदि आप लोग समझना चाहते हैं ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ, रैंक किस तरह से निकाली जाती है, तो आप लोग प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चीज। ठीक है, अलग से हम उसके लिए लेक्चर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ घोटाला हो जाना है, कुछ समझ नहीं आएगा। आप बस अभी ये याद रखिए, यदि कोई ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की तो वो इन्वर्टेबल है यदि उसकी रैंक भी उस वही है, यानी कि एन ही है। तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे, मैंने माना यहाँ पर कि लेट इफ पॉसिबल कि रैंक ऑफ ए लेस देन एन। ये मैंने इफ पॉसिबल इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि रैंक ऑफ ए एन है या फिर एन से कम भी है क्या। तो मैंने कहा यदि पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगी, क्योंकि देखना मैं इसे कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूंगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने मान लिया यदि ऐसा पॉसिबल है तो रैंक ऑफ ए एन है। अच्छा जी, अब देखो रैंक ऑफ ए यदि एन है तो जो भी कॉलम होंगे, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है तो मैंने इसके कॉलम मान लिए A1 A2 AN, एन क्रॉस एन की है, तो इस तरह से मैंने पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इस तरह से ये लास्ट वाला एनवा कॉलम मैंने मान लिया। तो यदि ये भी स्टूडेंट्स रिजल्ट होता है, यदि रैंक ऑफ ए जो भी ऑर्डर दिया है उससे कम है, तो जो कॉलम होंगे ना उसके A1 A2 AN ए के, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इन Fn वही लिखा है, आप लोगों के पास ये जो मैट्रिक्स है फील्ड F में है, तो आप लोगों के पास जो कॉलम के लिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो Fn के लिए आता है। ठीक है, Fn बोले तो आप लोग पढ़ते थे ना, Fn में क्या होगा, n टपल की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे, जैसे x1 x2 xn, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है जो कि Fn में आएगा। ठीक है, तो देखो आगे, इसके लिए मैंने कहा यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो मुझे पता है डेफिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन होती है। यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो कुछ भी नहीं है, जो भी अपन वेक्टर के लिए पढ़ते थे, यहाँ पर ये एलिमेंट है, इनके सॉरी कॉलम है, इनके लिए पढ़ लो, क्या दिक्कत है। तो क्या होती है लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन, जो भी ये वेक्टर दिए हैं आप लोगों को, जो भी एलिमेंट दिए हैं, उन्हें यदि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जीरो आ रहा है, लेकिन वहां पर सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं होते हैं, और एलआई में क्या होता है, सारे के सारे स्केलर जीरो। मतलब यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, थस फॉर एटलीस्ट सम बीटा i नॉट इक्वल टू जीरो,
इन एफ, यानी कि फील्ड एफ में मैंने कुछ ऐसे स्केलर ले लिए बीटा आई जो कि सारे के सारे जीरो नहीं है, कुछ जीरो होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन जीरो है। यही होती है एल डी की डेफिनेशन। यदि यहाँ पर एल आई होता ना, इंडिपेंडेंट होता, तो ये सारे के सारे स्केलर जीरो होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है लीनियर डिपेंडेंट की, यदि नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन इनका मल्टीप्लाई आएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने क्रैमर रूल लगाया जिसका कि मैं आप लोगों को प्रूफ करा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड है। क्रैमर रूल होता है अल्फा आई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 ai माइनस 1। यहाँ बीच में ai नहीं है, ai से पहले वाला ai माइनस 1 है, यहाँ ai प्लस 1 है, और ये जा रहा है an तक। a1 a2 an क्या है, कॉलम है a के। जो ये b बीच में आया है ये क्या होता है, समीशन i बराबर 1 to n अल्फा आई ai। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ करा भी चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब देखो, ध्यान से देखो क्रैमर रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई हो सकता है। देखिए, इसको देखो और b की वैल्यू को देखो, क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर b की वैल्यू में अल्फा की जगह बस यहाँ बीटा है, यहाँ से क्या आएगा, i की वैल्यू 1 रखोगे, अल्फा 1 a1, यहाँ बीटा 1 a1 है। ध्यान से देखो, यहाँ अल्फा 2 a2, यहाँ बीटा 2 a2 है, लास्ट में अल्फा एन an, यहाँ बीटा एन an है, यानी कुछ भी नहीं है, क्रैमर रूल का यूज करो, अल्फा की जगह क्या रख लो, बीटा। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, नाउ बाय क्रैमर रूल वी हैव, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास बीटा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स तो बिल्कुल ए ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 ऐसे कहां तक जा रहा है, बिल्कुल ai माइनस 1 तक। b के जगह क्या आएगा, j, और यहाँ पर इस b की वैल्यू क्या जीरो नहीं है, अरे इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, बीटा आई, यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, i बराबर 1 to n बीटा आई ai, और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी जीरो तो है, तो हटाओ इसको, यहाँ से क्या काम है इसका, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, b की जगह जीरो, और फिर ये वही ai प्लस 1 से और an तक। आप लोगों को मालूम है यदि मैट्रिक्स में कोई भी एक कॉलम जीरो आ जाता है तो वो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। निकाल के देख लो, 3x3 की ले लो, ऐसा करो, लो 1 2 3, एक कॉलम मैंने जीरो ले लिया, 4 5 6, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, जीरो नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक ना एक कॉलम, बीच का कॉलम, ठीक है, सारे कॉलम ही तो है, जीरो आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो आएगा। बीटा आई डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोगों को आ रहा है जीरो के इक्वल, और तुमने यहाँ पर लिए थे बीटा आई नॉट इक्वल टू जीरो, जब बीटा आई जीरो है नहीं, उन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, तो इससे तो यही कंक्लूड निकलता है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ही जीरो है। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो का मतलब तो क्या हो जाता है, ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यही तो बताया था डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब ए सिंगुलर है। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तुम लोग स्टार्टिंग में मान के चले थे ए नॉन सिंगुलर है, यहाँ क्या है, सिंगुलर, व्हाट इज दिस, तो लिख दीजिए इसका मतलब हैंस कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन आया क्या है, समझ गए, हैंस कंट्राडिक्शन, इसका मतलब जो तुमने माना था ना रैंक ऑफ ए लेस देन एन, इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन एन नहीं है, रैंक ऑफ ए एन के ही इक्वल है। ये समझ आया। एक चीज हम लोग को बता दूं, यहाँ पर ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, आपने ग्रेटर देन क्यों नहीं कहा, लेस देन और इक्वल की क्यों, स्टूडेंट्स रैंक ऑफ ए कभी भी ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कभी पॉसिबल नहीं है, या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल टू होगी। ठीक है, लिख लीजिए स्टार लगा के हमेशा के लिए ये चीज, यदि ए का ऑर्डर एन है तो इसका जो रैंक है एन के बराबर होगा या फिर कम होगा। चलिए समझ आया, लिख दीजिएगा लास्ट में हैंस कंट्राडिक्शन, सो रैंक ऑफ ए, मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, हल्का सा रफ करके साइड में, चलिए यही लिख देते हैं, लास्ट का लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हैंस कंट्राडिक्शन, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, जब रैंक ऑफ ए एन है फिर तो तुम्हारी इफ एंड ओनली इफ का केस था, यानी ए इन्वर्टेबल है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ये होगा, तो रैंक ऑफ ए एन है तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। एक बार देख लो, क्या यही प्रूफ नहीं करना था क्या, नॉन सिंगुलर मान के चले थे, इन्वर्टेबल प्रूफ कर दिया।
मुझे बताइए कहीं भी कोई दिक्कत है तो। अगर दिक्कत नहीं है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फैन भी और नहीं है शायद आप लोगों को मालूम चल रहा होगा जिसका अंदर पसीना आ रहे हैं। तो हुआ नोट क्लियर है सब चीजें, हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी स्टूडेंट्स। फिर भी दिक्कत आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर थ्योरम करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने।